चुनाव से संबंधित जानकारियों को हम प्रपत्रों के माध्यम से प्रेषित करते हैं और इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रपत्र प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं इन प्रपत्रों में कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र और देखेंगे कि इन प्रपत्रों को कब और कैसे भरना है। जैसे प्रपत्रों की यदि हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं जैसे अभ्यक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 12, इसे कब भरा जाना है और इसके पहले कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा। इसके पश्चात निविदत मतपत्रों की सूची कैसे तैयार करना है। साथ ही अंधे शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा जो घोषणा पत्र भरा जाता है इसे कैसे भरना है और घोषणा पत्र भर लेने के उपरांत इनकी सूची कैसे तैयार करना है प्रारूप 13 ख में, इसे भी हम देखेंगे। साथ ही जो मतपत्र लेखा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण निर्वाचन का सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है, इसे कैसे भरना है और इसकी पावती जो है किस प्रपत्र में लेना है, इसे भी हम देखेंगे। और जो मतों की गणना का परिणाम है इस प्रपत्र को कैसे भरा जाना है। आइए देखते हैं इन सभी प्रपत्रों की भरी हुई कॉपी एक नमूना के लिए, जिससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन प्रपत्रों को कैसे और कब भरना है। जैसे हम बात करें सबसे पहले अभ्यक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 12, तो प्रारूप 12 अभ्यक्षेपित मतों की सूची का जो प्रपत्र है कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। एक उदाहरण के लिए हमने इसमें भरा है तो इसे हम समझेंगे कि इसे कैसे भरना है। साथ ही सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसे कब भरा जाना है। तो अभ्यक्षेपित मतों की सूची का जो प्रपत्र है इसे तब भरा जाता है जबकि किसी मतदाता को मतदान अभिकर्ता कहे कि उक्त जो मतदाता है वो नहीं है जिसका वोट डालने के लिए मतदाता आया है, अर्थात मतदान अभिकर्ता मतदाता को चैलेंज करे कि उक्त जो मतदाता है वो नहीं है जिसका वोट डालने के लिए मतदाता आया हुआ है। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि मतदान अभिकर्ता ने जो चैलेंज किया है हो सकता है वो सही हो, और दूसरी कंडीशन कि हो सकता है कि उसका चैलेंज गलत हो। तो ऐसी कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी को क्या करना है। पहली कंडीशन हम देखते हैं, यदि मतदान अभिकर्ता ने चैलेंज किया तो इसके लिए सबसे पहले इनसे हमें 5 रुपए की रसीद कटवाना है, अर्थात जिसने चैलेंज किया है उससे 5 रुपए लेना है और उसे निर्धारित प्रारूप में हमें 5 रुपए की जो रसीद है इसे काट कर देना है। जैसे इसके लिए अभ्यक्षेप के लिए जमा की गई राशि की रसीद कुछ इस प्रकार से रसीद हमें प्राप्त होगी। इसमें 5 रुपए की रसीद चैलेंज करने वाले को देना है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले क्रमांक है, तो जितनी रसीद आपने काटा है उनका क्रमांक आप डाल सकते हैं सीक्वेंस से। इसके पश्चात यहाँ पर आपको जो जिसने चैलेंज किया है उसका नाम लिखना है और इसमें डेट लिखकर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और सील लगाकर जो रसीद है 5 रुपए की वो जो चैलेंज करता है उन्हें दे देंगे। अब हमने 5 रुपए की रसीद काट दिया है। इसके पश्चात हम जांच करेंगे कि जो मतदाता आया है जिसका चैलेंज मतदान अभिकर्ता ने किया है कि उक्त मतदाता वो नहीं है जिसका वोट डालने के लिए वो आया है, तो इसकी जांच पीठासीन अधिकारी करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले तो मतदाता ने जो आईडी प्रूफ लेकर आया है जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, इन आईडी प्रूफ की सहायता से हमें मतदाता की पहचान करना है। इसके पश्चात ग्राम के जो सचिव हैं, ग्राम सेवक हैं, कोटवार है, इनसे भी मतदाता की जानकारी आप ले सकते हैं कि मतदाता का नाम क्या है और मतदाता सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो मतदाता की पहचान कर लें पीठासीन अधिकारी। इसके पश्चात यदि पहचान के उपरांत मतदाता वही पाया जाता है, अर्थात मतदाता सही है जिसका वोट डालने के लिए आया है वही मतदाता है, तब ऐसी कंडीशन में जो मतदान अभिकर्ता है जिनने चैलेंज किया है जिससे 5 रुपए की रसीद हमने काटा है, तो इस 5 रुपए की जो राशि है इसे जब्त कर लिया जाएगा। अब इसकी जो जानकारी है जो हमने जांच किया, इसकी जानकारी हमें निर्धारित प्रपत्र में फिल करना होगा और जो प्रपत्र है इसके लिए अभ्यक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 12, इसमें संबंधित मतदाता की जानकारी हमें लिखना है और हमने क्या निर्णय लिया है इसकी जानकारी भी इसमें लिखना होता है। जैसे सबसे पहले इसमें आप देखेंगे मतदाता का नाम, तो यहाँ पर जो मतदाता है उसका नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और मतदाता का जो क्रमांक है वो हमें लिखना है और अभ्यक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर यहाँ पर हमें लगवाना है। इसके पश्चात अभ्यक्षेपित व्यक्ति का जो पता है वो लिखना है और पहचान करता यदि कोई हो तो उसका नाम, अर्थात आपने जो अभ्यक्षेपित व्यक्ति है इसकी पहचान किन से किए हैं उनका आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कोटवार लिख सकते हैं, ग्राम सचिव लिख सकते हैं, ग्राम सेवक लिख सकते हैं, तो जिनके द्वारा इनकी पहचान की गई है वो आप यहाँ पर लिख दें।
अब हम बात करते हैं अभ्याक्षेपकर्ता का नाम, अर्थात किसने चैलेंज किया था उसका नाम हमें लिखना है। और इसके पश्चात आपने क्या निर्णय लिया, आपने जांच किया और जांच के उपरांत आपने क्या निर्णय लिया कि जो मतदाता है वो सही है या नहीं है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर अंकित करना होगा कि आपने क्या निर्णय लिया है। जैसे हमने इसमें अंकित किया कि मतदान करवाया जाए, क्योंकि जो मतदाता है वो सही मतदाता था, तो इसमें निर्णय लिया गया है कि मतदान करवाया जाए। अब दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि हो सकता है कि मतदाता जो है वो गलत है और वो दूसरे का वोट डालने के लिए आया था। तब ऐसी कंडीशन में जो रसीद हमने काटा है वो रसीद हमें संबंधित चैलेंजकर्ता को वापस कर देना है और इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अंकित करना है। अब बात करते हैं कि जो मतदाता है इसका क्या करें। तो इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में हमें जानकारी तैयार करना है और इसे जो आपके मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी होंगे उन्हें सौंप देना है। इसके उपरांत इन पर जो भी कार्रवाई होना है वो कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रपत्र में आपको जानकारी तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप अपना आदेश लिख सकते हैं कि आपने क्या आदेश दिया, मतदान करवाया जाए या मतदान नहीं करवाया जाए। मतदान करवाया जाए तब लिखेंगे जबकि मतदाता सही पाया जाएगा, और मतदान नहीं करवाया जाए तब लिखेंगे जबकि मतदाता जो है वो झूठा पाया जाता है। तो इस प्रकार अभ्याक्षेपित मतों की सूची का जो प्रपत्र है इसे हमें तैयार करना है। और इस सूची को तैयार करने से पहले आपको 5 रुपए की जो रसीद है, जो कि जिसने चैलेंज किया है उसके नाम से आपको काटना होगा। अब हम बात करते हैं निविदत मतपत्रों की सूची। जैसे हम देखते हैं कि निविदत मतपत्रों की सूची का प्रपत्र कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। अब निविदत मतपत्रों की जो सूची है इस प्रपत्र को कब भरा जाता है, आइए इसे हम देख लेते हैं। जो निविदत मतपत्र है अर्थात जो टेंडर वोट है, इसे तब भरा जाता है जबकि किसी मतदाता का वोट कोई पहले ही डाल चुका होता है। जैसे कोई मतदाता आया और चिन्हित प्रति में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने देखा कि उक्त मतदाता का जो वोट है वो पहले ही कोई अन्य व्यक्ति डाल के जा चुका है, तब ऐसी कंडीशन में निविदत मतपत्रों की सूची तैयार की जाती है। अब इसमें प्रश्न आता है कि जो मतदाता आया है, चूंकि इसका वोट पहले ही किसी अन्य व्यक्ति ने डाल चुका है, तब इस मतदाता को मतपत्र जारी करें या ना करें। तो इसमें बताना चाहेंगे कि इन्हें मतपत्र जारी किया जाएगा, लेकिन जो आपको मतपत्र प्राप्त हुए हैं उसके अंतिम मतपत्र को आप इशू करें। और ऐसे मतदाता का जो मतपत्र है वो मतपेटी पर नहीं डाला जाएगा, बल्कि इसे अलग लिफाफे में पीठासीन अधिकारी के द्वारा सील बंद करके रखा जाएगा। और ऐसे मतपत्रों को लिफाफा क्रमांक 7 में रखना है, जो कि सील बंद रहेगा। आइए देखते हैं इस प्रपत्र को कैसे भरना है। इसमें सबसे पहले जिला पंचायत का नाम रहेगा, जनपद पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का नाम। इसके पश्चात इसमें क्षेत्र क्रमांक या फिर वार्ड क्रमांक अंकित करना है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहला बिंदु है मतदाता का नाम। तो यहाँ पर आपको मतदाता का नाम अंकित करना है, उस मतदाता का नाम जिसका वोट कोई अन्य व्यक्ति पहले ही डाल के जा चुका है, उस मतदाता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात मतदाता का जो ग्राम पंचायत का नाम है वो लिखें, मतदाता का जो अनुक्रमांक है उसे लिखना है, मतदाता का जो पता है वो डाल दें। अब निविदत मतपत्र का क्रमांक, आपको यहाँ पर क्रमांक लिखना है। क्योंकि हमने अंतिम मतपत्र दिया है तो आप अंतिम क्रमांक आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके पश्चात व्यक्ति को जिसने मत डाल दिया जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक, अर्थात इस मतदाता का जो वोट है किस व्यक्ति ने डाला है उस मतपत्र का क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आपको मतपत्र के प्रतिपन्न में मिल जाएगा। इसके पश्चात आपको मतदाता के हस्ताक्षर ले लेना है या फिर अंगूठे के निशान भी आप ले सकते हैं। और अंत में मतदान केंद्र के क्रमांक वाली सील लगाना है, पीठासीन अधिकारी की सील लगाना है और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करके इस प्रपत्र को तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे मतदान केंद्र पर अंधे और शिथिलांग व्यक्ति भी आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपना मतदान नहीं कर पा रहे हैं अपनी दिव्यांगता के कारण, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने किसी साथी को ला सकते हैं मतदान के लिए। तो इसके लिए जो प्रपत्र इसमें निर्धारित किया गया है वो है प्रारूप 13 का और 13 खा, जो कि अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची है और मतदाताओं के जो साथी है उनका घोषणा पत्र है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रारूप 13 खा, अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची। अब इस सूची को तैयार करने से पहले इनके साथी का जो घोषणा पत्र है इसे आपको तैयार करना होगा और अपने पास में रखना होगा, जो कि प्रारूप 13 का होता है। जैसे हम देखते हैं जो साथी का घोषणा पत्र है
कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। अंधे शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा पत्र, प्रारूप 13 का। इसमें सबसे पहले जो मतदाता है जो कि अंधा या फिर शिथिलांग है, ऐसे मतदाता के साथी का नाम आएगा, अर्थात इनने किसे नियुक्त किया है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैं और प्यारे मोहन, अर्थात जो भी साथी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का नाम रहेगा और इस व्यक्ति के पिता का नाम, और जो संबंधित व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है और उसका पता क्या है। इसके पश्चात इसमें मतदाता का नाम लिखा जाएगा। वो मतदाता जो कि अंधा या फिर शिथिलांग है तो उनका नाम लिखना है, उनकी ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, मतदाता सूची में उनका क्रमांक क्या है वो लिखना है, साथ ही स्थान और डेट आप फिल करें और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करें। और इसके पहले आपको जो साथी है अर्थात जो मतदाता है उसके साथी के हस्ताक्षर करवाना है और नीचे उसका नाम रहेगा। इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको साथी का जो घोषणा पत्र है इसे तैयार कर लेना है। जब घोषणा पत्र तैयार हो जाए तब इसकी सूची हम तैयार करेंगे। जैसे आप सूची में देख सकते हैं प्रारूप 13 खा, अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची, जिसमें आप देखेंगे कि अनुक्रमांक लिखा हुआ है। इसके पश्चात मतदाता का पूरा नाम, पिता ऑब्लिक पति के नाम सहित। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है मतदाता का। अब यहाँ पर पिता या पति का नाम नहीं लिखा है तो आपको पिता या पति का नाम अनिवार्य रूप से लिखना है, क्योंकि कई बार हमसे जल्दबाजी में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि इसमें ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल मतदाता का नाम लिख दिया गया है, तो यहाँ पर आप पिता या पति का नाम भी उल्लेख जरूर करें। इसके पश्चात मतदाता सूची में मतदाता का जो अनुक्रमांक है वो लिखना है और साथी का नाम क्या है, पिता पति के नाम सहित वो लिखना है, और फिर साथी का जो पता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से अंधे तथा शिथिलांग जितने मतदाता आ रहे हैं उनके साथियों के द्वारा घोषणा पत्र भर लेने के उपरांत इनकी जो सूची है इसे हम तैयार करेंगे और अंत में पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। पीठासीन अधिकारी की जो सील है वो लगाएंगे और मतदान केंद्र क्रमांक की जो सील है इसे भी आप प्रत्येक प्रपत्र में जरूर लगाएं। अब हम देखते हैं निर्वाचन का सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र, मतपत्र लेखा, प्रारूप 15। मतपत्र लेखा तैयार करने से पहले इसमें बता दें कि इसको आपको पदवार अलग अलग भरना होगा। जैसे पंच पद के लिए अलग मतपत्र लेखा आपको तैयार करना है, प्रारूप एक ही रहेगा, प्रारूप 15। इसी मतपत्र लेखा में आपको पंच पद के लिए भरना है, सरपंच पद के लिए भरना है, जनपद और जिला पंचायत पद के लिए भी इसी प्रपत्र में आपको जानकारी तैयार करना है, लेकिन पृथक पृथक। जैसे आप देख रहे हैं पंच पद के लिए मतपत्र लेखा हमने तैयार किया है एक नमूना के लिए, तो इसमें आप ऊपर लिख दें कि किस पद के लिए आपने मतपत्र लेखा तैयार किया है। अब जानकारियों की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, वार्ड क्रमांक लिखना है। पंच पद के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पर वार्ड क्रमांक अनिवार्य रूप से लिखें। इसके पश्चात ग्राम पंचायत का नाम और फिर यहाँ से आपकी जानकारी शुरू होती है। जैसे जनपद पंचायत के लिए यदि मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर जनपद पंचायत का नाम रहेगा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक रहेगा। इसी प्रकार यदि जिला पंचायत के लिए आप जानकारी तैयार कर रहे हैं तो जिला पंचायत का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, और यदि आप जानकारी पंच या सरपंच के लिए कर रहे हैं तो नीचे आप डैश कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम लिखना रहेगा और खंड का नाम आप इसमें फिल करें। अब यहाँ से हमें मतपत्रों की जो जानकारी है इसे भरना होता है। जैसे आप इसमें सबसे पहले देखेंगे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। अब यहाँ पर अनुक्रमांक से अनुक्रमांक तक जिस पद के लिए आपको जितने मतपत्र प्राप्त हुए हैं उनका क्रमांक लिखना है। जैसे पंच पद की बात करें तो पंच पद के लिए एग्जाम्पल के लिए हमें 70 मतपत्र प्राप्त हुए हैं, तो 70 मतपत्र किस क्रमांक से किस क्रमांक तक आपको प्राप्त हुए हैं वो अनुक्रमांक आपको लिखना है और इसकी कुल संख्या लिख देना है। इसके पश्चात उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या। अब आप यहाँ पर देखेंगे 060 अर्थात 60 से लेकर 69 तक हमने उपयोग में नहीं लाया, तो यहाँ पर इसकी संख्या जो है कुल संख्या है 10। अब इसमें बता दें कि जो संख्यात्मक जानकारी हम इसमें लिखते हैं इसका क्रॉस टोटल होता है, तो आप देख लें कि आपका टोटल सही मिल रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि 60 से लेकर 69 तक केवल 9 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 60 भी इसमें काउंट होगा और 9 69 मतलब 9 जे हो गए, एक 60 हो गया। इस प्रकार से 10 मतपत्र शेष बचे हैं। इसके पश्चात मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। अब यहाँ पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 59 तक 59 तक कुल 59 मतपत्र उपयोग में लाए गए। इसके पश्चात यहाँ पर एक और है जिसका क्रमांक लिखा हुआ है अंतिम वाला,
1 मतपत्र। तो इस प्रकार से 59 और एक 60 मतपत्र उपयोग में लाए गए। 10 मतपत्र ऐसे हैं जो उपयोग में नहीं लाए गए और इन दोनों का यदि टोटल हम करेंगे तो 60 और 10 70 कुल मतपत्रों की संख्या के बराबर आ जाएगा। अब इसके पश्चात इसमें सेकंड पार्ट रहता है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतपेटी पर मतपत्र नहीं गए हैं उसकी संख्या लिखना है। जैसे निविदत मतपत्र की संख्या इसमें आ सकती है। साथ ही मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण जो रद्द किए गए मतपत्र हैं उसकी संख्या भी इसमें आती है। जैसे इसमें देखें, पहला मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, यदि आपने रद्द किए हों तो उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं और नहीं किए हैं तो निल संख्या आप डाल सकेंगे। इसके पश्चात निविदत मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो टेंडर वोट है, अर्थात किसी मतदाता का वोट कोई अन्य मतदाता पहले ही डाल के जा चुका है और फिर सही वाला मतदाता आया और उसने वोट डाला है निविदत मत, तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 1 लिख दिया है। अब इसके पश्चात रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, यदि आपके द्वारा रद्द किए गए हैं उसकी संख्या लिखना है और फिर इसके पश्चात में इन सभी का टोटल, जो का, खा और गा है, इन तीनों का टोटल आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप देखेंगे योग का प्लस खा प्लस गा और तीनों का टोटल जो भी आ रहा है वो यहाँ पर लिख दें। इसके पश्चात आप देखेंगे मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या। तो यहाँ पर कुल मतपत्र जो थे जो उपयोग में लाए गए वो 60 थे और एक निविदत मतपत्र था जो कि 60 में से कम हो जाएगा, अर्थात 59 ऐसे मतपत्र हैं जो मतपेटी से पाए गए हैं। इस प्रकार मतपत्रों की जो जानकारी है मतपत्र लेखा प्रारूप 15 में हमें तैयार करना है। इसके पश्चात आपको डेट लिखना है, स्थान और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर अपनी सील भी लगाएंगे। साथ ही मतदान केंद्र का जो क्रमांक है इसे अंकित करेंगे। इसमें बता दें कि मतदान केंद्र के क्रमांक वाली सील प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्राप्त होती है, तो प्रत्येक प्रपत्र में आप उस सील को जरूर लगाएं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अंकित है मतदान केंद्र क्रमांक दर्शाने वाली सुभिन्नक चिन्ह की रबड़ स्टैम्प लगाने के लिए, तो यहाँ पर आप जो मतदान केंद्र के क्रमांक वाली सील है इसे लगा सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मतपत्र लेखा है इसे हमें मतदान अभिकर्ता को देना होता है। तो मतदान अभिकर्ता को मतपत्र लेखा का कौन सा भाग दें, जैसे आप देखेंगे इसमें अभी हमने भाग 1 मतपत्र लेखा के भाग 1 में जानकारी अंकित किए हैं। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि इसका भाग 2 भी है, लेकिन हमें जो भाग 2 है वो मतदान अभिकर्ता को नहीं देना है। आपको केवल ऊपर का भाग जो आप ऊपर देख रहे हैं भाग 1 मतपत्र लेखा, केवल इतना भाग, इसमें भाग 2 नहीं देना है। जब आपने मतपत्र लेखा जो है वो मतदान अभिकर्ता को दिया तब इसकी पावती भी आपको लेना है। तो पावती के लिए आप देखेंगे मतपत्र लेखा की पावती, तो कुछ इस प्रकार से पावती रहेगी जिसमें अभ्यर्थी का नाम रहेगा, इसके पश्चात वार्ड का नाम रहेगा, मतदान अभिकर्ता का नाम रहेगा, जो भी मतदान अभिकर्ता नियुक्त हुए हैं उनका नाम लिखना है। अब जब आप मतपत्र लेखा दे रहे हैं तो इसकी पावती अर्थात उनके हस्ताक्षर आपको इसमें लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हस्ताक्षर जो मतदान अभिकर्ता है उन्हें हमने मतपत्र लेखा दिया, इन्होंने हस्ताक्षर किया और हमने इन्हें मतपत्र लेखा दे दिया। लेकिन एक ऐसा अभिकर्ता है जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तब ऐसी कंडीशन में इस अभिकर्ता को हमें मतपत्र लेखा नहीं देना है। और मतपत्र लेखा नहीं देने का कारण आप रिमार्क में लिख सकते हैं कि किस कारण से आपने मतपत्र लेखा इन्हें नहीं दिया है। तो इस प्रकार मतपत्र लेखा की जो पावती है इसमें जानकारी आप अंकित करेंगे। जो भी मतपत्र लेखा आप दे रहे हैं उसकी पावती आप अपने पास में रखें। इसके पश्चात लास्ट में पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर इसमें करेंगे, सील लगाएंगे। मतदान केंद्र के क्रमांक वाली जो सील है इसे भी आप इसमें अंकित करें। इसके पश्चात इसमें जो अंतिम प्रपत्र है जिसे हम देखेंगे मतों की गणना का परिणाम, जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर सामान्य जानकारी है, ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड क्रमांक है और मतदान केंद्र क्रमांक। इसके पश्चात अनुक्रमांक आपको लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है और संबंधित अभ्यर्थी को कितने विधिमान मत प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या लिख देना है। और नीचे इसमें आप देखेंगे विधिमान मतों की कुल संख्या कितनी है वो लिखना है। इसके पश्चात प्रतिक्षेपित खारिज मतों की संख्या, यदि हो ऐसी खारिज किए गए मतों की संख्या तो उन्हें लिखें और कुल डाले गए मतों की संख्या जो है वो आप यहाँ पर लिखें। तो इस प्रकार से आप इसमें जानकारी तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य और भी प्रपत्र होते हैं जिनमें ऊपर आप देखेंगे कि सारे निर्देश दिए रहते हैं कि उक्त जो प्रपत्र है किस बिंदु से संबंधित है। तो आपको निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी तैयार करना है ऊपर टाइटल को देखते हुए। बस आपको समझना होगा कि जो प्रपत्र है वो कब भरा जाना है और किस कंडीशन में इसे भरना है।
थी निर्वाचन के प्रपत्रों को भरने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।